आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं मेरे प्यारों जो कि 24 फरवरी को 100% आपकी एग्जाम में छपने वाला है। कोड है 801 डीसी कोड है मेरे प्यारों और देख पा रहे हो 2025 का वायरल पेपर है मेरे प्यारों और यह पेपर जो है 70 नंबर का और आज ही मैं 70 में 70 में बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ। अगर वीडियो कॉल करने के लिए आपके पास जो टाइमिंग दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है इस पेपर को हल करने के लिए। पूरा का पूरा इस पेपर का मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नीचे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे निर्देश दिया गया, निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक एक निर्देश पढ़ के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए निर्देश में है पहला निर्देश कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। यह पहला निर्देश बोला है। दूसरा निर्देश यह है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित है। 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और उनका उत्तर आपको कहाँ पे देना होगा? ओएमआर शीट पे देना होगा। नीले पेन से रंगिए या काले पेन से रंगिए। पेन आपका सिर्फ बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा निर्देश क्या बोला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा खंड अ में। इसके बाद है पांचवा निर्देश प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न है तो 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने तो 2 घंटे का समय निर्धारित है। कहने का मतलब कि खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय आपके पास दिया गया है। ठीक है। और खंड ब को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है। तो मेरे प्यार जो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूँ, अभी याद कर लीजिए। 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे। बाकी जितना समय बचेगा पूरा का पूरा समय आप खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। इसके बाद है लास्ट निर्देश प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया है कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये निर्देश था, निर्देश पढ़ के मैंने बता दिया। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारों जो पेपर यहाँ से स्टार्ट है, सबसे पहले खंड अ आया है। अब खंड अ में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है मेरे प्यारों जो। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं? तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या पूछा है यहाँ पे। और पहला प्रश्न बहुत आसान है। बोला कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारों जो। तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया मेरे प्यारों जो? इसका राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारों जो वो हो जाएगा आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया। ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है आपके प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से बताना है कि शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है। तो शुक्ल युग के नाटककार जो नहीं है वह है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए ध्यान से। कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है आपके हरिवंश राय बच्चन जी। क्या है? हरिवंश राय बच्चन जी है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो इन चारों ऑप्शनों से बताना कि प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। वह है आपके ऑप्शन नंबर सी, राहुल संकृत्यायन। कौन? राहुल संकृत्यायन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। 1 नंबर के लिए प्रसिद्ध है। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि जो है मेरे प्यारे बच्चों कौन है? वह है आपके भूषण जी। कौन है? भूषण जी हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं।
तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, ये भी प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार जो है वो है केशवदास जी। कौन है, केशवदास जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, कह रहा है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो वह है आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। 8वें का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, वह है ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो 9 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वां। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो चारों ऑप्शनों में से बताना है कि प्रगतिवादी युग का कवि कौन नहीं है। वह है आपके ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 10वें का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या, हास। 11 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। क्या है कि मनहु मानो जनहु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं। तो मनहु मानो जनहु जानो किस अलंकार में यह जो है वर्ड जो है प्रयुक्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वह है आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। इसके उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में ये सब आपको देखने को मिलेगा, मनहु मानो जनहु जानो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। क्या है, कह रहा है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा व्यम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध देरा। उपयुक्त पंक्ति में छंद है। ठीक है, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है, अगला वाला भी 1 नंबर का था। ठीक है, तो इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है, यह प्रश्न में है। तो इसमें सोरठा का प्रयोग किया गया है। किसका, सोरठा का। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 14। क्या है, उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो उप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, यह बताना है इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर। ऊपर जो है उप शब्द से मिलकर नहीं बना है। बाकी देखिए उपधन देश, उपधन नाम, उपधन पवन, ये हो जाएगा उधन पर। ठीक है, तो उप उपसर्ग से ये जो ऊपर शब्द है नहीं बना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखिए प्रश्न नंबर 15वां। क्या है, कह रहा कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो 15 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16। देखिए क्या है, कह रहा है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो त्रिवेणी में कौन सा समास है, यह बताना है। तो इसमें जो है वो द्विगु समास है। त्रिवेणी में जो है द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17। क्या है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अब 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है, यह बताना है इसमें। ठीक है, तो ये जो कालिंदी है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी आपका भागीरथी, सूर्य सरिता, देव नदी, ये तीनों जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। अब भाववाच्य का सही विकल्प बताना है। इसमें से 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें भाववाच्य का अगर हम विकल्प देखें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आओ वहां बैठा जाए। अगर भाव के रूप में अगर इसको हम सेंटेंस बनाए तो यही हम लोग कहेंगे कि आओ वहां बैठा जाए। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की तरफ। क्या है देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 19 है कि मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। कोमलता के नीचे अंडरलाइन किया गया है, बताना कि कोमलता है क्या। ठीक है, तो कोमलता जो मेरे प्यारे बच्चों, तो कोमलता एक विशेषण है, गुणवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और मन विशेष है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 का बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वां, लास्ट प्रश्न है खंड अ का, बहुविकल्पीय का। कह रहा है कि तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। तो तद जो है पुल्लिंग है, अगर उसका हम चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप का देखें तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा तस्य। तो पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ में तो समाप्त मैंने कर दिया। अब देखेंगे अगला खंड ब। चलिए देखिए यहाँ से स्टार्ट है आप लोगों का खंड ब, और खंड ब में सबसे पहले आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न। 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे खंड ब में। यहाँ से स्टार्ट है प्रश्न नंबर 21वां। देखिए प्रश्न नंबर 21वां क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब गद्यांश है, और गद्यांश आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए आते हैं, 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में गद्यांश पूछे जाते हैं। 2 गद्यांश इसमें दिए रहेंगे, एक क वाला
क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके मेरे प्यारों जो नीचे यहाँ पे ख वाला दिया रहेगा, तो क वाला कीजिए या ख वाला कीजिए, दोनों में से कोई एक ही करना होता है। मैं क वाला आपको दिखा देता हूँ। देखिए क वाला क्या है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। यह आपका गद्यांश, और इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर के लिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर के लिए। और लेखक ने विश्वास पात्र मित्र तुलना किससे और क्यों की है 2 नंबर के लिए। जब इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप दोगे तो 6 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये गद्यांश आप नहीं याद कर पाते हो, कठिन लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अथवा करके आपको ख वाला भी दिया है। ख वाला क्या है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ये हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहां उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बाबू ने जन साधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। ठीक है, यह है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर के लिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर के लिए। और जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। तो दोनों प्रश्न मैंने बता दिया, 21वां का क और ख, चाहे क कीजिए चाहे ख कीजिए, दोनों में से कोई एक ही करना है। प्रश्न 21 कंप्लीट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22वां। प्रश्न नंबर 22वां क्या है, यहाँ से स्टार्ट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पद्यांश है, पद्यांश भी आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए ही आता है, क्योंकि इसके नीचे भी 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर दिया जाता है। इसमें भी आपको क वाला है, क वाला नहीं कर पाओगे तो देखिए नीचे अथवा करके एक और दिया है आपको ख वाला है, तो क वाला कीजिए या ख वाला कीजिए, दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, तो मैं क वाला पहले दिखाता हूँ। क वाला है कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सौ गयो श्याम संग, को अवरोध ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यो देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवटी कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ठीक है, यह पद्यांश है। पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर दिया जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां तक ऊपर तक 3 लाइनों के नीचे अंडरलाइन किया गया, इसका अगर आप व्याख्या बताते हो तो 2 नंबर दिया जाएगा। और तीसरा है कि इंद्री शिथिल भई केशन बिनु, जो देहि बिनु शीस, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। तो 6 नंबर कंप्लीट हो गया है। नहीं अगर आप कर पाते हो तो अथवा करके नीचे एक और दिया है। क्या है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुव वासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ठीक है, यह पद्यांश है और इसके नीचे 3 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर के लिए। दूसरा है कि विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। तीसरा है कि रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है, 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। तो 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसमें भी मैंने 2 बता दिया, क वाला और ख वाला, जो अच्छा लगेगा उसको याद करके जाइएगा, 6 नंबर आपको दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 23वां देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 23वां है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का गद्यांश मेरे प्यारों चो, संस्कृत का गद्यांश आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। देखिए क वाला है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी वाला। ठीक है, ये आपका क वाला है। क वाला को आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। नहीं आता है तो अथवा करके एक और आपको दिया है ख वाला है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति वाला। ठीक है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, यह आपका ख वाला। तो क वाला नहीं आ रहा तो ख वाला कर दीजिए, दोनों में से कोई एक करोगे संदर्भ से हिंदी में अनुवाद तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, दोनों में से कोई एक कर दोगे तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत का पद्यांश है और संस्कृत का पद्यांश आपके एग्जाम में भी 5 नंबर के लिए आता है। अभी हमने संस्कृत का गद्यांश देखा और ये संस्कृत का पद्यांश है और इसमें भी 2 ऑप्शन है। देखिए क वाला है,
क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक और दिया है ख वाला। तो क वाला कीजिए संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, या ख वाला कीजिए संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। दोनों में से कोई एक करोगे 5 नंबर आपको दिया जाएगा। क्लियर है? यह प्रश्न नंबर 24 भी यहाँ से क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्या है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यह खंड काव्य मेरे प्यारे, खंड काव्य आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, और खंड काव्य हमेशा जिला वाइज जाता है। जो आपके जिला में खंड काव्य पूछा जाता है वही आपको एग्जाम में करना है। कोई दूसरा कर दोगे मेरे प्यारों, 1 नंबर नहीं मिलेगा, सारा का सारा नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, किताब में, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है वही एग्जाम में करना होगा। ठीक है, वैसे खंड काव्य तो बहुत है, जैसे देखिए पहला वाला मुक्ति दूत है, यहाँ पे ख वाला ज्योति जवाहर, फिर अग्र पूजा है। ठीक है, अग्र पूजा के बाद देखिए मेवाड़ मुकुट, इसके बाद जय सुभाष, जय सुभाष के बाद देखिए मातृभूमि, इसके बाद कर्ण, कर्ण के बाद करमवीर, करमवीर के बाद देखिए यहाँ पे तुमुल। ठीक है, इतने सारे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें से कोई भी आप कर सकते हो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है। ये नहीं कि जो मन किया वही उठा लिया, नहीं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है वही आपको करना है। 3 नंबर आपको दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का क, प्रश्न नंबर 26 का क क्या है? कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब ये लेखक का जीवन परिचय है, और लेखक का जीवन परिचय आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। 3 नंबर तो जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे पूछा जाता है। तो रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रचना आपको भूलना नहीं है, किसी कीमत पे रचना आपको लिखना है। और आपके पास अगर ऑप्शन की बात करें तो 3 ऑप्शन आपके पास है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब इन तीनों लोगों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है, और आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला है ख वाला, 26 का ख। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और कवि का भी जीवन परिचय जो है 5 नंबर के लिए आता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे। तो रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का सवाल है, इसलिए आपको रचना किसी कीमत पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कवि के जीवन परिचय में। पहला है आपके महाकवि सूरदास जी, दूसरा है बिहारी लाल जी, तीसरा है महादेवी वर्मा जी, और चौथा जो है वो है श्याम नारायण पांडे जी। अब इन 4 लोगों में से किसी एक कवि का ही आपको जीवन परिचय लिखना है, और आपको 5 नंबर दिया जाएगा। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिनको जीवन परिचय इस समय तक नहीं याद हो। सारे बच्चों का जीवन परिचय याद होगा, 10 नंबर तुमको वही रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये फिक्स टॉपिक है, याद भी है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 27। देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक श्लोक लिखना है मेरे प्यारों, जो 2 नंबर के लिए श्लोक है, और एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न आया हो। तो संस्कृत का जो पद्यांश होता है उसी को हम श्लोक बोलते हैं। तो ये नहीं कि जो संस्कृत का पद्यांश पीछे दिया था वही उठाकर लिख दे, उसको उठाकर लिखोगे तो नंबर आपको काट लिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो कोई 2 ठे याद कर लीजिएगा, और देख लीजिएगा जो इस पेपर में ना आया हो कोई दूसरा लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 28वां क्या मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देना है। आपके पास ऑप्शन 4 है, पहला वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। 4 प्रश्न आपके पास है, इन चारों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, और 1-1 नंबर के हिसाब से 2 नंबर आपको दिया जाएगा। क्लियर है प्रश्न नंबर 28? चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 28 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29वां है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो किसी एक विषय पर निबंध लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 150 से 200 शब्दों में कम से कम आपका समय सीमा होना चाहिए, और 7 नंबर आपको दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपके पास 4 ऑप्शन है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पे लिखे निबंध, बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे लिखे, जल है तो कल है, ठीक है, और चौथा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से किसी एक विषय पर ही आपको निबंध लिख। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 30वां और इस पेपर का लास्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखे। 4 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आपका मित्र अगर आपके बर्थडे पे गिफ्ट भेजा है तो उसको कैसे आप धन्यवाद पत्र भी लिखोगे। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और है कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार को उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखे। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से किसी का उत्तर दीजिए, 4 नंबर ले जाइए।